शहर की भागम भाग से दूर जंगल के बीचों बीच बने एक 2 कमरे की सरकारी बिल्डिंग में एक तकरीबन 50 साल का आदमी लकड़ी के स्टूल पर बैठा हुआ था। कमरे में बस नाम की ही रोशनी थी, जिसमें बमुश्किल उसका चेहरा दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर गहरे काले गड्ढे नजर आ रहे थे। शरीर पर नीले रंग की सरकारी वर्दी और होठों के बीच एक बीड़ी दबी हुई थी। शून्य की ओर ताकते हुए वो लगातार बीड़ी के कश ले रहा था। अचानक ही उस वीरान पड़े कमरे में एक हलचल हुई और एक 22-25 साल का नौजवान धीरज कमरे में दाखिल हुआ। नमस्ते। मैं धीरज हूँ। सफाई के लिए मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। जगह तो बहुत ही खराब हालत में है। पहले कोई सफाई वाला था ही नहीं क्या? ओए, यहाँ किसी सफाई वाले की जरूरत नहीं है, समझा? निकल जा यहाँ से। इस मुर्दा घर का चौकीदार भी मैं सफाई वाला भी मैं। तुझे किसने बोला यहाँ आने को? जी, किसी ने नहीं बोला। मेरी नई जॉब लगी है, पहली पोस्टिंग यहाँ मिली। सरकार को इस मुर्दा घर की कब याद आती है? महीनों तक इन लाशों की सुध नहीं लेते। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। आप कैसे रहते हो इस माहौल में? तुझे भी आदत पड़ जाएगी। बीड़ी पिएगा? नहीं भाई, मैं बीड़ी नहीं पीता। धीरज ने जैसे ही मना किया, धीरज की बात सुनकर रामलाल ने उसकी ओर देखा, फीकी सी मुस्कान दी और फिर से बीड़ी के कश लेने लगा। ये जगह कुछ अजीब सी थी। हर तरफ दुर्गंध और गंदगी फैली हुई थी। उस मुर्दा घर से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि धीरज के लिए वहां रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सांस भी अटक अटक कर आ रही हो। लेकिन उसका काम था इस मुर्दा घर की सफाई करना, इसलिए नाक पर रुमाल बांधकर वो अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हो गया। ये एक अंधेरा और ठंडा कमरा था। लाशों को सड़ने से बचाने के लिए वहां ठंडक रखी गई थी। अंदर स्टील के दराजों में डेड बॉडीज रखी हुई थी। जैसे ही धीरज ने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। धीरज का रोम रोम डर से कांपने लगा। उसे ऐसा लग रहा था मानो इस अंधेरे कमरे में दराजों में बंद लाशें अभी उठ खड़ी होंगी और उसके सामने आ जाएंगी। खुद को संभालते हुए धीरज ने जल्दी जल्दी फर्श पर पोछा मारा और बाहर जाने लगा। लेकिन जब उसने वहां लगे लोहे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। डर के मारे धीरज पसीने से तरबतर हो गया। सूखते हलक से वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा, मगर जंग लगा। वो दरवाजा मानो अपनी जगह पर जम सा गया था। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद वो थक कर वहीं बैठ गया। तभी अचानक उसे अंधेरे में किसी के जूतों की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। ये अंधेरा सुनसान मुर्दों से भरा कमरा था। ऐसे कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनकर धीरज की रूह कांप उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हिम्मत करके उसने हाथ में पकड़ी टॉर्च ऑन की और चारों ओर रोशनी घुमाई। कमरे में कोई नहीं था और वो जूतों की आवाज भी अचानक बंद हो गई। धीरज ने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही टॉर्च बंद की, ऊपर की दराज में से एक लाश धम से उसके सामने आ गिरी। धीरज के मुंह से जोरदार चीख निकली और वो बुरी तरह कांपने लगा। कांपते हाथों से उसने टॉर्च उस लाश पर डाली तो सामने का नजारा देख उसके होश उड़ गए। लाश की हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी जंगली जानवर ने उसे नोच खाया हो। सामने का दृश्य देखकर धीरज का सर चकरा गया। अब एक पल भी उस मुर्दा घर में ठहरना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए पूरी ताकत से वो चिल्लाया, रामलाल भैया, बचा लो मुझे। रामलाल का नाम लेते ही कुछ देर बाद दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। धीरज हांफता हुआ बाहर निकलता है। भैया, ये कैसी जगह है? अभी अभी मैंने देखा अंदर एक लाश थी और उस लाश को किसी जानवर ने नोच रखा था। ओए, दिमाग मत खराब कर। ये मुर्दा घर है, जंगल नहीं। यहाँ लाश को कौन खा जाएगा? तू ज्यादा दिमाग मत दौड़ा। और सुन, आगे से सफाई करने के लिए उधर मत जाना।
भैया मेरी बात मान लो, मैं सच बोल रहा हूं, आप खुद देख लो अंदर जाकर। इतना कहकर धीरज जैसे ही टॉर्च उस लाश की ओर करता है तो देखता है वहां ना कोई लाश है, ना खून का कोई दाग धब्बा। होता है, नए नए होना भी, इसलिए कह रहा हूं दूर ही रहा कर। धीरज बाहर आ गया था, लेकिन अब उसके मन में डर बैठ गया था, इसलिए अब हर छोटी आहट पर उसका दिल धक धक करने लगता। मुर्दा घर का चौकीदार रामलाल पूरा दिन दीवार से सिर टिकाए एक के बाद दूसरी बीड़ी पीता रहता था। ना वो कोई बात करता, ना ही कुछ खाता पीता। धीरज को यहाँ आए 4 दिन बीत चुके थे, लेकिन ये 4 दिन उसके लिए मानो 4 साल की तरह लग रहे थे। भैया कुछ खाओगे? मैं खाना लाया था। धीरज की बात सुनकर रामलाल ने एक नजर उसकी ओर देखा और फिर से बीड़ी के कश लेने लगा। धीरज ने गौर से रामलाल के चेहरे की ओर देखा। वो बीड़ी पीते हुए धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था, जो धीरज की समझ के बाहर था। धीरज चाहकर भी रामलाल को समझ नहीं पा रहा था। कैसे कोई आदमी पूरा दिन बिना खाए पिए, बिना एक भी शब्द बोले, सिर्फ बीड़ी पीते हुए बिता सकता है? क्या रामलाल लाशों के बीच रहते रहते खुद भी एक जिंदा लाश बन गया है, या उसका कोई डरावना अतीत है जिसने उसे ऐसा संवेदनहीन बना दिया? धीरज अक्सर रामलाल को देखकर तरह तरह की बातें सोचता, लेकिन रामलाल वो उसकी तरफ नजर तक उठाकर न देखता। शाम को 6 बजे। मैं घर जा रहा हूं। आप रात में भी यही रहते हैं क्या? मेरा मतलब है, मैंने कभी आपको कहीं जाते नहीं देखा। तुम जाओ, अंधेरा होने वाला है। धीरज अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गया था। तभी उसे गांव का मुखिया नजर आता है। नए आए हो क्या इस गांव में? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। वो मैं कब्रिस्तान के पास वाले मुर्दा घर में काम करता हूँ। जी हाँ, गांव में नया आया हूँ। क्या? मेरी सलाह मानो, छोड़ दो वहां का काम, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। वहां काम करने वाले लोग हफ्ते 10 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते। नौकरी छोड़कर कहीं भाग जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता। और वैसे भी वो लावारिस मुर्दा घर है, कोई सुध लेने नहीं आता उन लाशों की, सड़ती रहती हैं वहीं। अगर कोई बीमारी लग गई तो जवानी में ही जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ चौकीदार काका भी तो है ना। और ये नौकरी मेरी जरूरत और मजबूरी दोनों है, मैं नौकरी तो नहीं छोड़ सकता। अगले दिन सुबह जब धीरज मुर्दा घर पहुंचा तो देखा रामलाल अभी भी अपने स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मुर्दा घर में ऐसा कोई काम तो था नहीं, इसीलिए धीरज के लिए पूरा दिन बिताना बहुत कठिन हो जाता था। रामलाल भी जैसे किसी और ही दुनिया में खोया रहता था। धीरज के बात करने पर भी वो उसकी बातों का जवाब ना के बराबर ही देता था, जिसके कारण धीरज ने अब उससे कुछ भी कहना बंद कर दिया था। लेकिन उसने महसूस किया था वो अकेले में हर समय कुछ बड़बड़ाता रहता है। धीरज ने रामलाल की तरफ देखा और धीरे से कहा कि वो थोड़ी देर में खाना खाकर वापस आ जाएगा। रामलाल ने बिना कुछ बोले बस गर्दन हिलाकर हामी भर दी। धीरज वहां से गांव की तरफ निकल गया था। 2 घंटे बाद जब वो लौटा तो देखा आज रामलाल अपनी जगह पर नहीं था। ये रामलाल कहाँ गए? धीरज दबे पांव अंदर लाश वाले कमरे के दरवाजे तक गया। वहां से आ रही आवाजें सुनकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अंदर से रामलाल के किसी के साथ जोर जोर से बातें करने और हंसने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई रामलाल का जानने वाला अंदर बैठा है, जिसके साथ वो दिल खोल कर बातें कर रहा है। धीरज ने दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा। रामलाल एक लाश के पास बैठा बातें कर रहा था। धीरज अब पसीने से लथपथ हो चुका था। तेज कदमों से वो वापस बाहर वाले कमरे में आता है और धम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। उस रोज धीरज के लिए शाम तक वहां रुक पाना बहुत कठिन हो रहा था। शाम को 5 बजे ही वो घर के लिए निकल गया था। धीरज घर तो लौट आया था, लेकिन जो कुछ भी आज उसने अपनी आंखों से देखा था वो रह रहकर उसकी नजरों के सामने आ रहा था। पहले वो अधखाई लाश का उसके सामने आना और फिर अचानक गायब हो जाना, फिर रामलाल का इस तरह अपनी दुनिया में खोया रहना। मुखिया की बात कि लोग मुर्दा घर से अचानक गायब हो जाते हैं, और अब रामलाल को लाशों से बातें करते देखना।
सैकड़ों सवाल धीरज के दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थे। धीरज इतना तो समझ ही चुका था कि इस मुर्दा घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका राज रामलाल बहुत अच्छी तरह से जानता है। देर रात तक धीरज किसी पहेली में उलझा रहता है और फिर अचानक अपने बिस्तर से उठ खड़ा होता है। बस बहुत डर लिया मैंने। अब उस रामलाल को बताना ही होगा कि इस मुर्दा घर में आखिर चल क्या रहा है। आखिर किसी को तो आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब करना ही होगा ना। ऐसे नजरें फेर कर वो इन सवालों से बच नहीं सकता। धीरज का खून खौल रहा था। उसने अपनी बाइक उठाई और तेज रफ्तार से भगाते हुए मुर्दा घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर धीरज ने देखा कि आमतौर पर मुर्दा घर में धीमी धीमी से जलने वाली ट्यूबलाइट भी इस समय बंद थी। पूरे मुर्दा घर में सन्नाटा छाया हुआ था। धीरज ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो देखा रामलाल का कहीं कोई आता पता नहीं था। बाहर वाला कमरा पूरी तरह से खाली था। तभी उसकी नजर मुर्दा घर की एंट्री रजिस्टर की ओर गई। उसने रजिस्टर खोला तो पाया मुर्दा घर के अंदर सिर्फ 3 लाशों की एंट्री है। रजिस्टर देखकर धीरज का दिमाग अब और भी ज्यादा चकराने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो इस मुर्दा घर में सिर्फ 3 लाशें हैं, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से अंदर 6 दराज लाशों से भरे हुए देखे हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ 3 लाशों की ही एंट्री हुई है तो ये बाकी की 3 लाशें किसकी हैं? धीरज के सामने एक के बाद एक नए प्रश्न इकट्ठे होते जा रहे थे, जिनका जवाब बस एक इंसान के पास था और वो था रामलाल। धीरज ने लाश रखने वाला फ्रीजर रूम का दरवाजा खोला और दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो गया। अंधेरे में उसे एक इंसान जमीन पर बैठा नजर आया। धीरज ने टॉर्च जलाकर रोशनी की तो जो सामने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। रामलाल जमीन पर रखी हुई एक लाश को किसी जानवर की तरह नोच नोच कर खा रहा था। उसके नाखून और जबड़े में इंसानी मांस के टुकड़े लगे थे और पूरा मुंह खून से लथपथ था। धीरज को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी शिकारी जानवर को देख लिया हो। धीरज को वहां आया देख रामलाल गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर देखता है और फिर किसी नरभक्षी जानवर की तरह डरावनी हंसी हंसते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। धीरज रामलाल से बचने की कोशिश में एक अलमारी से जा टकराता है और तभी उस दराज में रखी लाश बाहर निकल आती है। लेकिन इस बार लाश का चेहरा देखकर धीरज के होश उड़ गए थे। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रामलाल की ही थी। उसकी बंद आंखें, खुले सफेद होंठ और फटा हुआ माथा उसे बहुत डरावना दिखा रहा था। इसका मतलब रामलाल, जिस रामलाल के साथ मैं इतने दिन से रह रहा हूं, वो एक मुर्दा था। ये बात मन में आते ही धीरज को जोरदार चक्कर आया और वो वहीं गिर पड़ा। अगले दिन सुबह धीरज ने आम दिन की तरह मुर्दा घर में झाड़ू लगाई और फिर जाकर रामलाल के स्टूल पर बैठ गया। उसके चेहरे पर आज एक अलग सा सन्नाटा था। आंखें बिल्कुल शांत, निर्जीव, पत्थर जैसी। स्टूल पर बैठा वो एक के बाद एक बीड़ी के कश लेने लगा। कुछ दिन बाद, कोई है? मैं इधर का नया सफाई वाला। राजेश की आवाज सुनकर अंदर एक लाश को खा रहे धीरज ने अपना चेहरा साफ किया और फिर किसी जिंदा लाश की तरह आकर अपने स्टूल पर बैठ गया। ये बदबू कैसी आ रही है? इधर कोई साफ सफाई नहीं करता क्या? धीरे धीरे पता लग जाएगा। धीरज अपने नाखूनों में लगे मांस को मुंह में डालकर डरावनी तरीके से मुस्कुराता